दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, स्क्वाड्रन के जो नंबर हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें आ रही है जिसकी वजह से जो है और भी चिंता का विषय बन रहा है। आइए इस पूरे मुद्दे के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों जब आज से 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तो 10 साल जो है जब यूपी ने राज किया था तो वो अपने एमएमआरसी डील को फाइनलाइज नहीं कर पाए थे। एमएमआरसी जो डील है वो 4 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट खास करके जो रफाल जो डील थी उसके ऊपर जो डील हुई थी वो कभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाई। और जब मोदी सरकार की जब गवर्नमेंट आई तो उससे जो है काफ़ी सारे जो है होप जो है वो बढ़ी। और ये कहा गया कि मोदी सरकार जो है वो एक्शन लेने के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर काफ़ी अच्छी है। और जो मनोहर पर्रिकर जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जो 2015-16 के अंदर आई, उसकी बहुत तारीफ होती थी और कहा जाता था कि भारत जो है अब डिफेंस के मामले में जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। आइए अब देखते हैं कि भारत की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है इन 10 सालों के अंदर। सबसे पहले तो दोस्तों जिस बात के लिए यूपीए को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था वो था एमएमआरसीए की डील। और उसके बाद में जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट में आ गई तो उन्होंने भी जो है एमएमआरसी डील को फाइनलाइज़ नहीं कर पाए और उन्होंने केवल 36 रफ़ाल का ऑर्डर दिया जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारत की एयरफोर्स आज भी जो है वो 126 रफ़ाल को जो है उसके लिए डिमांड करती रहती है, लेकिन उनकी इस डिमांड का जो है कोई भी जो है सॉल्यूशन सरकार जो है नहीं निकाल पाई है। तो एक तरीके से जो मोदी सरकार है इस पूरे मामले के अंदर जो है विफल हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों भारत जो है वो अपने एलसीए एमके2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा था। और अभी खबरें ऐसी आ रही है कि सरकार ने उसके लिए जो फंड जो थे वो टाइम पर रिलीज नहीं किए हैं, इसलिए उसका डेवलपमेंट जो टाइम है वो 2027 जो है वो पहुंच गया। यानी कि जो पहली जो फ्लाइट होने वाली है टेस्ट फ्लाइट वो अब 2027 में होगी, जो कि 2023 या 24 के अंदर होने वाली थी। तो और उसके ऊपर ये कारण दिया जा रहा है कि जब तक अमेरिका जो है GE414 इंजन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर दे, तब तक जो है सरकार उसके लिए पैसे जो है वो रिलीज नहीं करेगी। और ये अपने आप में जो है एक बहुत ही सेंसलेस डिसीजन जो है सरकार का लगता है। देखिए कोई भी कंट्री आपको इतनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी 100% ट्रांसफर नहीं करने वाली है। आपके पास जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर जब ट्रांसफर हो भी जाएगी तब भी उसके अंदर ऐसे कोई पार्ट्स होंगे, ऐसी वो टेक्नोलॉजी होगी जो आपको नहीं मिलने वाली है। और जब आप 83 तेजस MK1A के अंदर F404 इंजन यूज कर रहे हो और जो 97 जो तेजस MK1A जो है उसको भी जो है आपने अभी अप्रूवल किया, उसके अंदर भी F404 इंजन लगने वाले हैं और उसकी टेक्नोलॉजी जब आपको नहीं मिलने वाली है, तो अगर आप जो है 200 और 300 के आसपास जो आपको तेजस MK2 के एयरक्राफ्ट अभी तुरंत चाहिए, आप उसको ऑन द सेल्फ ऑर्डर करके क्यों नहीं परचेज़ कर लेते हैं? ये बहुत ही सेंसलेस डिसीजन जो है सरकार का लगता है। और हाँ दोस्तों, हर बात के ऊपर डीआरडीओ को, एचएएल को जो है टारगेट करना गलत है। देखिए ये सरकारी कंपनी है, ये काम करती है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर और जब इनको फंड मिलता है तो ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर आप उनको फंड ही नहीं दोगे तो वो कैसे आप एक जो है डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? कहीं न कहीं अब ये टाइम आ चुका है जब हमें इस गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। और शायद दोस्तों यही रीज़न हो सकता है कि एयर फोर्स ने और 97 तेजस MK1A के ऑर्डर को जो है प्लेस करने जा रही है। क्योंकि शायद एयर फोर्स ये जानती थी कि भारत जो है अभी कोई भी एमएमआर से डील को फाइनलाइज़ नहीं कर पाया है। इसके अलावा जो है रसिया से Su-30 MKI जो कि गलवान वैली के बाद में 12 एयरक्राफ्ट जो परचेज़ करने थे और 21 मिग-29 परचेज़ करने थे, वो भी डील जो है अनाउंस करके उसको अप्रूवल करके उसका भी जो है ऑर्डर प्लेस गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। और इधर तीसरी तरफ दोस्तों जो MK2 है उसको पता है कि डिले होने वाला, AMC जो है उसका उसका भी जो है, जब आप MK2 के लिए इंजन जो है परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप AMC के लिए भी, इसका मतलब ये हो गया कि उसका भी इंजन अभी तक जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई है। तो इस सब को देखते हुए जब भारत की सरकार कोई भी एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने में असफल रही है, तो एयर फोर्स को लगता है कि तेजस MK1A जो है कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कुछ तो मिल जाए। मुझे लगता है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर काम किया है। इसके अलावा दोस्तों भारत के पास में 40 मिग-21 है
उनको भी भारत जो है वो अगले 2 सालों के अंदर रिटायर करने वाली है। और इसके अलावा 140 के आसपास जैगुआर है, जो काइंड ऑफ रिटायर्ड एयरक्राफ्ट है, लेकिन भारत की एयर फोर्स अभी भी उसको जो है वो उड़ाई जा रही है। और वो भी जो है अगले 5 से 7 सालों के अंदर जो है रिटायर हो जाएँगे। और 2030 से हमारे जो मिराज 2000 है 48 के आसपास हमारे पास, अब वो भी रिटायर होने वाले हैं। और उसी टाइम पर जो हमारे पास मिग 29 है 65 एयरक्राफ्ट, वो भी रिटायर होने वाले हैं। और 2035 आते ही हमारे जो हमने जो 2000 और 2001 के आसपास जो SU-30M के परचेज किए थे, वो भी जो है रिटायर होने स्टार्ट हो जाएँगे। तो आप देखिए भारत के पास में ऑलरेडी जो है लगभग 250 से 300 एयरक्राफ्ट जो है अगले 5 से 8 सालों के अंदर जो है रिटायर होने वाले हैं। और उसी तरीके से जो है हमारे पास जो एक कैपेबल जो एयरक्राफ्ट है, देखिए हम मिग 21 का रिप्लेसमेंट अभी भी देख रहे हैं। हमें चाहिए 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट, जो कि चाइना जो है दूसरी साइड में लगभग 100 के आसपास J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर रहा है। तो हमें जो है अब, तो इससे पता चलता है दोस्तों कि भारत की जो एयर फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगातार घटती जा रही है। और अब हमारी पॉलिसी मेकर्स को इसके लिए जो है काफ़ी सीरियस होके जो है क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए।